नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत ने पूरे देश और दुनिया में हंगामा मचा रखा है। तमाम सारे ऐसे लोग जो अपने ससुराल के कारण, पत्नी के कारण, अपने पूरे पारिवारिक जीवन को तबाह करके बैठे हुए हैं, उन्हें इस मौत ने एक उम्मीद की रोशनी दिखाई है। ऐसे कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो शादी के बाद भी ऐसा जीवन जी रहे हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं, केवल इसलिए कि पत्नी ने केस कर रखे हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज में नौकरी लगते ही उनके शादी के तमाम प्रस्ताव आने लगे थे। शादी तो उन्होंने की, लेकिन शादी जिससे हुई वो बिल्कुल बेमेल जोड़ा था। आप कह सकते हो बिल्कुल मिसमैच जोड़ा था। शादी के 7 साल बाद ही इस कदर झगड़े बढ़े कि तलाक तक के नोटिस हुए और 28 साल से इस कष्ट को झेल रहे हैं। 28 साल उन्होंने, मतलब शादी करने के बाद 28 साल से एक तरह से अविवाहित जैसा जीवन जी रहे हैं। ट्विंस बच्चे हुए, उन बच्चों को भी पूरे पालने की जिम्मेदारी, उनका कैरियर बनाने की जिम्मेदारी। और वो जो महिला जो 1996 से जो झगड़ा शुरू हुआ, आज वे रिटायर हो चुके हैं अपनी सर्विस से, लेकिन आज भी उनके अंदर जो कष्ट है, ये जो अतुल सुभाष की जो मौत हुई है उसके बाद उन्हें एक ऐसी रोशनी दिखाई दी कि शायद भारत सरकार अब ऐसे कोई कानून बनाएगी कि जो पुरुष प्रताड़ित हैं, जो पुरुष इससे गुजर रहे हैं, जिन्होंने एक पूरी लंबे समय तक नरकीय जीवन जिया है, आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जो पत्नी प्रताड़ित हैं, जो महिलाओं से प्रताड़ित हैं, जो ससुराल के पूरे पक्ष, इस तरह के कानून बना दिए गए हैं महिलाओं की तरफ झुके हुए कानून कि आदमी का पूरा जीवन तबाह हो जाता है। मेरे स्टूडियो में है पवन जैन साहब, जो भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज से हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही डीजी टेलीकॉम से रिटायर हुए हैं और पिछले 28 साल से इस कष्ट को झेल रहे हैं। मैं सीधा मिलवाता हूं, लेकिन उसके पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा इनकी पत्नी से कोई भी, ना तो कोई विवाद है ना मेरा परिचय है। ये अपना पक्ष मेरे स्टूडियो में रखेंगे, आज बताएंगे कि कैसे 28 साल इन्होंने निकाले हैं। लेकिन इनकी पत्नी सुनने के बाद वो अपना पक्ष रखना चाहे तो मैं उनका पक्ष रखने को भी तैयार हूँ। एक पक्षीय कभी हमने जर्नलिज्म नहीं किया है, लेकिन आज का अतुल सुभाष के बाद पवन जी को ये लगा कि मैंने 28 साल इस चीज़ को भोगा है। सोचिए लोग कैसे अपने जीवन को निकाल रहे हैं। आगे भारत सरकार को कैसे कानून बनाना चाहिए कि आदमी शादी के बाद कम से कम जो एक सपने देखता है वो सपने पूरे होना चाहिए। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित तौर पे आपने मुझे ऑफ कैमरा जो किस्सा सुनाया वो हृदय को विचलित करता है, मन को विचलित करता है कि आपने कितने सपने देखे होंगे शादी के, और उन सपनों को जब धक्का लगता है और आपने 28 साल भोगा है। संक्षेप में क्या कहेंगे, क्या हुआ आपके साथ? संक्षेप में तो ये है कि एक गरीब परिवार का बच्चा जैसे तैसे पढ़ता है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। जैसे तैसे बड़ी मेहनत करके उन्होंने 4 बच्चों को पाला पोसा। मैं पढ़ने लिखने में अच्छा था तो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके पहले इंजीनियरिंग किया, उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके इंडियन टेलीकॉम सर्विस में आ गया। और सर्विस में आया, वैसे ही शादी हो गई। शादी में बहुत सारी जो है मिसमैच हो जाती है तो हो गई, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि सब एक दूसरे से निर्वाह करते हैं, ये परंपरा रहती है। लेकिन आजकल जो स्थितियाँ बन गई हैं, पढ़ी लिखी लड़कियाँ, उनको एडजस्ट तो करना नहीं है और ये मान के चल रहा है कि अब पति जो है उनके लिए ज़र खरीद गुलाम है। अब तो लोग कहते हैं एटीएम मशीन है, कार्ड डालो पैसा निकालो। बस 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 ज़र खरीद गुलाम। तो अगर शादी हो गई है उसके बाद से उसकी गुलामी की कथा चालू हो जाती है। और अगर कोई गुलामी करने से इनकार कर दे तो फिर उसकी दुर्दशा मेरे जैसी होती है, अतुल सुभाष जैसी होती है। तो जब ये कहना चाहिए कि बर्दाश्त की योग्यता से बाहर निकल गया, बर्दाश्त करने योग्य नहीं रहा, तो मैंने खुद इनिशिएट किया। मेरा सिंपल सा कहना था कि भाई अगर हम प्रेम से साथ नहीं रह सकते तो प्रेम से अलग हो जाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, एमएससी कर रखा है, एलएलबी कर रखा है, एलएलएम कर रखा है, आप अपना प्रोफेशन अडॉप्ट कर लीजिए। हम अपने प्रोफेशन में हैं और एक दूसरे को जो सहयोग मदद करना है करते रहेंगे। मित्र की भांति तो रह सकते हैं ना, पति पत्नी की भांति नहीं रह सकते हैं। तो मैंने डिवोर्स का सहमति से पूछ के चर्चा करके डिवोर्स का मुकदमा डाला और जैसे ही उसकी जानकारी मिली तो 8-9 केस मेरे खिलाफ, 498 का मुकदमा, डाउरी प्रोहिबिशन का मुकदमा
उसके बाद जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मुकदमा, फिर एक कॉम्पनसेशन का मुकदमा, फिर धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा, 8, 9, 10 मुकदमे डाल दिए गए। आपके अकेले के खिलाफ कि पूरे परिवार के? परिवार के किस किस को फंसाया था? मेरे माता पिता सबसे पहले, मैं, मेरा छोटा भाई जो मैरिड था, वो जिसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी और उसको अरेस्ट कर लिया, और मेरी छोटी बहन। इतने लोगों को। इनका क्या दोष था? इनका दोष ये था कि सिर्फ ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे माता पिता हैं। इनका दोष सिर्फ इतना है। पवन जी, मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैं जितना जानता हूँ, आपके पिता तो एक टीचर थे और योगाचार्य के रूप में बाबा रामदेव को तो लोग अब जानने लगे हैं। बाबा रामदेव से पहले भी मैंने उन्हें जेलों में योग करते हुए, सिखाते हुए देखा है। तमाम सारे हजारों लोग उनके शिष्य हैं पूरे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना है और आपको सही स्मरण है। पिताजी हमारे 50-60 सालों से लोगों को योग ध्यान की शिक्षा दे रहे हैं, और छतरपुर में गांधी स्मारक में भी सुबह सुबह योगा की क्लासेस लगाते थे। और हमारे जितने जैन मुनि हैं सबके सत्संग में रहे, सब उनको बुला के अपने शिष्यों को योग की शिक्षा उनसे दिलाते थे। आचार्य विमल सागर महाराज ने उनको योगीराज की उपाधि दी और आज योगीराज के तौर पर ही वो जाने जाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इन सब चीज़ों का इन विरोधी पक्ष के लिए कोई महत्व नहीं है। आप किन तरह की परिस्थितियों में उठ के बड़े हुए, किस तरह की परिस्थितियों में आप खड़े हुए, उसका कोई महत्व नहीं है। और हमें लगता है हम बड़ी मेहनत करके आगे आए हैं तो उस मेहनत का सम्मान होगा, लेकिन वो नहीं होता है। और आपको चलना है तो उनके हिसाब से चलना है। माता पिता के साथ नहीं रहना है। 2 शर्तें। पहली चीज़ तो आपके माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, ना हम उनसे कोई संबंध रखेंगे, और आपको जैसा हम कह रहे हैं वैसा आपको करना है। और एक जो मैरिटल कंपैटिबिलिटी होती है, जिसको आप समझने में इशारा कर रहा हूँ, एक मैरिटल कंपैटिबिलिटी भी जब नहीं होती है तो भी ये डिस्कॉर्ड होता है। लेकिन जब ये विवाद हो जाता है तो बिल्कुल शत्रुता बना ली जाती है, बिल्कुल मार ही डालेंगे। और इस तरह के 8-9 केसेस लगाए जाते हैं, जो आजकल तो पूरा पैकेज है। 498 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, धारा 125, फिर आपका डाइवोर्स, रेस्टिट्यूशन, और इस तरह के 5-6 मुकदमों का पूरा केस पैकेज बना हुआ है। पवन जी, आपने उसका पूरा 1-1.25 घंटे का जो सुसाइड नोट है, जो वीडियो है अतुल सुभाष का, वो सुना हो या उसके बारे में सुना हो, उसने जो दर्द व्यक्त किया है, ये केस के साथ साथ उसको पूरी तरह से पैसे निचोड़े जा रहे थे उससे। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि आपसे भी पैसे मांगे गए हों और आप पैसे दे रहे हों? वो थोड़ा बताइए कि आपने अभी तक अपने ससुराल वालों की फाइनेंशियली क्या क्या मतलब अभी तक दिया आपने? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारा मामला पैसे का ही रहता है, कितना अधिक से अधिक वसूला जा सके। सन 1998 में मेरे खिलाफ मुकदमा लगाया कि साहब इन्होंने डाइवोर्स का मुकदमा लगा दिया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया। अब देखिए कॉज ऑफ एक्शन, डाइवोर्स का मुकदमा लगा दिया तो मेरा जीवन खराब हो गया, लिहाजा ये मेरे को 20 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दे। और वो मुकदमा बिना किसी कॉज ऑफ एक्शन के, जबकि अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो ये सिविल में मुकदमा चल ही नहीं सकता। उसको 10-12 साल बाद हाईकोर्ट ने क्वैश किया। तो ये सारा मामला पैसे का। 10 साल आपने झेला ना? हम नहीं झेला, हाईकोर्ट भागे, इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ हाईकोर्ट भागे। उसी एक केस के लिए हम 4 बार हाईकोर्ट गए, तब जाके हमको रिलीफ मिले, और कम से कम उसमें 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिया। फर्जी मुकदमा। ऐसे ही दूसरे जो मुकदमे हैं, आज स्थिति यह है कि हमने शुरू में ऑफर किया था कि भाई ठीक है 5 लाख रुपए दे देते हैं, तब 10 लाख चाहिए थे। जब कहा कि 10 लाख दे देते हैं तो 20 लाख चाहिए हैं। जब कहा 20 लाख दे देते हैं तो 50 लाख चाहिए हैं। और जब कहा ठीक है 50 लाख दे देते हैं तो 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ तक की डिमांड है जी, आज भी बिल्कुल लिखित में डिमांड है 1 करोड़ की। और तुर्रा यह है कि मैं डाइवोर्सी पत्नी के तौर पे जीना नहीं चाहती हूं, डाइवोर्सी पत्नी के तौर पे मरना भी नहीं चाहती हूं, और कॉम्पनसेशन लूंगी 1 करोड़ रुपए। तो ये सारा पैसे का ही मामला है। लेकिन आपके परिवार को जो कष्ट हुआ, आप बता रहे गिरफ्तार कर लिया, क्या कुछ जेल भी गए आपके परिवार के लोग? छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया था, 12 दिन तक उसकी जमानत नहीं होने दी, खुद खड़े होकर एफिडेविट लगा के उसकी जमानत का विरोध किया। तो इसके अपमान का कौन देगा? इसके अपमान का कोई नहीं देखा, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे छोटे भाई की तरफ से एक डिफेमेशन और कॉम्पनसेशन का मुकदमा लगाया था, खारिज कर दिया कोर्ट ने। कोई सुनने वाला नहीं है कि कोई फर्जी कंप्लेन कर रहा है।
कानूनी चीजों की इबारत को अपने ढंग से, मनमाने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन के नाम पे जो मन में आता है सो करते हैं। आपके पिताजी 90 के ऊपर हैं, लगभग 90 से ऊपर हैं। आज भी वो इस पे आरोपी, आप बता रहे हैं कि माता पिता सबको आरोपी बना रखा है। माता पिता आरोपी हैं। हमने हाईकोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन लगाई थी जिसमें ब्रदर और सिस्टर को डिस्चार्ज कर दिया था कि इनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। बाकी पति, ये प्रजूम किया जा सकता है कि पति और माता पिता ने दहेज के लिए उत्पीड़ित किया होगा, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये प्रजम्पशन है, मतलब लॉ में भी इस तरह के प्रजम्पशन मान के चलाते हैं मुकदमे, और वो चल रहा है मुकदमा 459। जब आपका विवाद हुआ था, आप छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे, वो छत्तीसगढ़ में रह रही थी, पिताजी आपके छतरपुर में रह रहे थे, तो आप पिताजी कैसे आरोपी बना दिए गए? यही तो आश्चर्यजनक है। इनका जहां मन चाहता है वहां जुरिस्डिक्शन बना लेते हैं। ससुर जी हमारे डिप्टी कलेक्टर थे सागर में, वो एसडीएम पद पे पदस्थ थे। जुडिशरी वाले साहब उनके अपने सबसे मिलना जुलना, रोज का मिलना जुलना, पुलिस वालों से रोज का मिलना जुलना, वो चाहे जो मुकदमा आपके खिलाफ लगा दें, और सारे लोग इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे लड़की का मामला, हाँ बंद करो साले को, ये रवैया रहता है। कुल कितने केस लगे थे और कितने केस अभी तक आपके एक सेकंड में पूरा सवाल हो जाए, आपके ऊपर कुल कितने क्रिमिनल केस लगाए गए थे, कितने केस में आपको रेमेडी मिल गई है, और अभी कितने केस पेंडिंग है, और आपको लगता है कि अब आप रिटायर हो गए सर्विस से, उसके बाद भी आप कुछ चैन से जी पाएंगे, या जीवन की अंतिम सांस तक इसी एक शादी को ही भोगते रहेंगे आप? अपोजिट पार्टी के रवैये से तो ये लग रहा है शायद जीवन भर मरने तक ये चलता रहेगा। लेकिन सौभाग्य से जो हमने डाइवोर्स का पिटीशन फाइल किया था और अपोजिट पार्टी ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन फाइल किया था, वो 23 साल बाद वो जो है फैमिली कोर्ट से मेरे पक्ष में डिसाइड हुआ, और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि ये पत्नी ने अपने पति और उसके माता पिता के साथ क्रूरतापूर्ण आचरण किया है, लिहाजा पति को डाइवोर्स का अधिकार है, और वैसा आदेश पारित किया है। 35 लाख रुपए मुझे कॉम्पनसेशन देने के लिए आदेश किया है, जो मैं देने को तैयार हूं। लेकिन अगली पार्टी ने हाईकोर्ट में उसको अपील कर दी, वो अपील अभी पेंडिंग है। हालांकि वो अपील में कोई स्टे वगैरह नहीं है, लेकिन वो पेंडिंग है तो आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि आप 28 साल से मुक्ति पाने का मतलब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक नया जाल आपके लिए बुन दिया जाता है। यहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो नए जाल आपके लिए पहले से तैयार रहता है। ये बिल्कुल, और ये कानूनी जाल है, पूरी तरह एकदम कानूनी जाल है। मैं आपको बताऊं, जैसा इतने सालों के सफरिंग्स के बाद मैं समझ रहा हूं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है ये ओवर इंथुजियास्टिक है और लिटिगेशन को फैसिलिटेट करती है, लिटिगेशन को मोटिवेट करती है, तो लोग लिटिगेशन करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो एक के बाद एक मुकदमे नए बनते चले जाते हैं। मेरे खिलाफ 8-10 मुकदमे लगाए, 4 सिविल 4 क्रिमिनल, मजबूरी में 1-2 मुकदमे हमको भी लगाने पड़े। तो ऐसे 10 मुकदमे मैंने लोअर कोर्ट में झेले, और इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का जुडिशरी के ऊपर। हमने देखा मध्य प्रदेश में, जैसा मेरा अनुभव है, कि जुडिशरी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेबल है, क्योंकि आखिर वो भी तो इंसान हैं, मनुष्य हैं। तो जिनके संपर्क में रहते हैं वो अगर कुछ कह कुहा देते हैं तो वहाँ कोर्ट में सुनवाई तो दिखावे के लिए होती है, बाकी जो दिमाग में पीछे चल रहा है, जो प्रेजुडिस है, उसके आधार पे काम चलता रहता है। तो यही आरोप तो अतुल ने लगाया है, अतुल सुभाष ने जुडिशरी पे ये आरोप लगाए हैं। मुझे अब तक हाई कोर्ट में 50-60 मुकदमे करने पड़े लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ, और उनमें मुझे सब में रिलीफ मिली। आपको बताऊं, ऐसे अब तक हाई कोर्ट में मैं 100 से ज़्यादा मुकदमे लड़ चुका हूं, 10 लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में 100 से ज़्यादा मुकदमे, जिसमें से 10-12 अभी भी पेंडिंग हैं, अब 2-4 अपीलें पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3-4 बार मुझे जाना पड़ा, 4-5 बार वो अपोजिट पार्टी गई। तो ऐसे अब तक जो है मैं करोड़ों रुपए लिटिगेशन में खर्च कर चुका हूं। इसके साथ साथ मैंने बच्चों का पालन पोषण भी किया, अपने माता पिता का भी ध्यान रखा, वो भी हमारे साथ रहते थे बच्चों को देखने के लिए, और किसी तरह से मैं अपनी नौकरी कर पाया हूं। ये स्थिति है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अतुल सुभाष की मौत के बाद अब आपको क्या लगता है कि क्या कानून बदलेगा, समाज बदलेगा, जुडिशरी बदलेगी, कुछ परिवर्तन आएगा,
या ये भी एक कहानी बनकर किताब में ही रह जाएगी? देखिए, ये तो अभी तो जैसा लग रहा है ये तो मीडिया हाइप है। पुलिस ने जरूर संवेदनशीलता दिखाई है कि उसके अतुल सुभाष के सुसाइडल नोट के आधार पे उनकी पत्नी और सास को और भाई वगैरह को अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ मुकदमा लगाया है। बेसिकली ये सुसाइड के पीछे जो एक प्रेरणा है वो तो पत्नी और उसकी माँ ही है। साफ साफ उन्होंने बोला कि भाई मर क्यों नहीं जाते, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मर जाओ, साधु हो जाओ, बाबा हो जाओ, छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो नौकरी खा जाएंगे। डिपार्टमेंट को भी शिकायतें की, तमाम पुलिस की तरफ से चिट्ठियां लिखवाई कि इसकी नौकरी किसी तरह से चली जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि मैं बचता रहा और सफलतापूर्वक मैंने अपनी नौकरी समाप्त कर ली। सर, ये अतुल सुभाष का जो वीडियो सुनते हो गए तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी कहानी उसके मुंह से चल रही है? आपने भी वही झेला है जो वो झेल रहा था। बिल्कुल, अतुल सुभाष ने बहुत ही साहसिक कार्य किया है और मैं आपसे कहना चाहूँगा ये सुसाइड नहीं है, शहादत है। और उसने पूरे भारत की मीडिया को जगा दिया, क्योंकि सामान्यतः एक स्त्री के पक्ष में सब लोग होते हैं। और मैं जुडिशरी का भी आपको बताऊं कि जो पुरुष जज होते हैं उनको अपनी पत्नी के अलावा बाकी सारी पत्नियां गाय लगती हैं, और जो स्त्री जज होती हैं वो अपने पति से परेशान रहती हैं, तो वो पतियों को जो है टॉर्चर करती रहती हैं। सभी नहीं रहती, लेकिन कुछ रहती होंगी, ज़्यादातर स्वाभाविक प्रक्रिया, सामाजिक व्यवस्था है। एक सामान्य सा सिद्धांत है, सामान्य सी स्थिति है कि ज़्यादातर जजेस महिलाओं के पक्ष में प्रेजुडिस्ड होते हैं और ये प्रिज्यूम करके चलते हैं ये पति है, पति ही बदमाश होता है, पुरुष ही बदमाश होता है, इसी ने सताया होगा पत्नी को, बिना किसी एविडेंस के ये दिमाग में धारणा चलती है। ये सामाजिक ताना बाना ऐसा बन गया है। जी बिल्कुल, ये हम अकेले जजों को दोष नहीं दे सकते, सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई। कानून भी इसी प्रजम्पशन के साथ बनाया है कि पुरुष ही प्रताड़ित करता है, लेकिन आज अतुल सुभाष ने बताया कि किस तरह से स्त्रियां प्रताड़ित कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले कभी पुरुषों ने आत्महत्या नहीं की, और ऐसा ये भी नहीं है कि अतुल सुभाष पहले पुरुष हैं जिन्होंने इन मुकदमों के कारण आत्महत्या की है। अतुल सुभाष ने अपने उसमें खुद कहा, अपने वीडियो में खुद कहा कि उन्होंने जज साहब को बताया था कि साहब हर साल 1500 लोग अपनी पत्नी से प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करते हैं, जिस पे उसकी पत्नी ने कहा कि तुम क्यों नहीं मर जाते, और जज साहब हंसने लगे। सरेआम कोर्ट में ये बात हो रही है, संवेदना दिखाने के बजाय हंस रहे हैं। तो ये सामाजिक स्थिति है और ये न्यायपालिका की स्थिति, और यही पुलिस की स्थिति है। पुलिस वाले तो क्या, एक 498 का मुकदमा आ जाता, एक डाउरी का मुकदमा आ जाता, तो एक ही परिवार के 10-12 लोग मुलजिम मिल जाते हैं, सबको अरेस्ट करना है और सबको थोड़ी बहुत सुविधाएं या मोहलत देने के उपलक्ष्य में उनको पैसे लेना है। ये स्थिति, ये पूरी व्यवस्था की स्थिति यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पवन जैन साहब, जो भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज के एक सीनियर अधिकारी, डीजी से रिटायर हुए हैं। अभी 28 साल से उस कष्ट को भोग रहे हैं जो अतुल सुभाष ने भोगा है। मैं पुनः अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं, ये पूरा पक्ष पवन जी का खुद का है, खुद का दर्द है, लेकिन जिनके प्रति, यानी उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति जो कुछ कहा है उससे हमारी व्यक्तिगत कोई सहमति और असहमति नहीं है। लेकिन यदि वे अपना पक्ष रखना चाहे तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वे मुझे फ़ोन करें, स्टूडियो आएँ, हम उनका भी पक्ष दिखाने के लिए तैयार हैं। चूँकि बच्चे इनोसेंट हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं है, इसलिए आज हमने बच्चों के बारे में कोई बात नहीं की, उनकी पहचान के बारे में, उनके कैरियर के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन इतना तय है कि अतुल सुभाष की मौत के बाद ऐसे मुद्दे अब समाज में उभर कर सामने आ रहे हैं। मेरे स्टूडियो में स्वयं आज पवन जी आए हैं और निश्चित तौर पर लगता है कि इससे तो तलाक हो जाता और दोनों अपने अपने रास्ते चुन लेते तो अच्छा है। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है एक दिन मरना। अतुल सुभाष ने एक दिन मर कर पूरी समाज को जगाने का काम किया है। आपको यदि हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।